हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका द प्रेप जोन की आज के इस वीडियो में। जैसे कि बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं हो पा रहा है, कॉम्प्रिहेंशन बहुत ख़राब है, प्लीज़ कुछ करिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक सीरीज़ हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें हम डेली एक एडिटोरियल जो किसी भी न्यूज़पेपर में आया हो, जैसे कि आज हम कर रहे हैं तो ये इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है, ठीक है, आज के पेपर में। तो एक एडिटोरियल उठाएंगे डेली, ठीक है, उस पर बेस्ड हम, जैसे कि ये देखिए आपके सामने ये दिख रहा है, ठीक है, ये एक एडिटोरियल हमने उठाया है, लगभग 3 पैराग्राफ हैं इसमें। ओके, अच्छी खासी हम इसकी मीनिंग निकालेंगे और उसके बाद इसी पैसेज पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, साथ में इसको सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे अगर आप डेली इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज़रूर इम्प्रूव होगी। ओके, और आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, राइट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है हमारा क्लास 1 इस सीरीज़ का और टॉपिक रहेगा अ पेरिलस फेस ऑफ। ये जो हेडलाइन है अ पेरिलस फेस ऑफ मैंने अपनी नहीं बनाई है, ये इस एडिटोरियल की ही हेडलाइन थी, टाइटल था, तो उसी को मैंने लिख दिया है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में करना क्या होता है, पढ़ना है, मीनिंग निकालना है, ठीक है, आगे बढ़ जाना है, बस दैट्स इट। ओके, टाइटल है अ पेरिलस फेस ऑफ। अब पेरिलस क्या होता है, पेरिल मतलब क्या होता है, खतरा, ठीक है, पेरिल मतलब क्या होता है, खतरा। तो पेरिलस क्या हो गया, खतरे वाला, यानी कि कैसा, डेंजरस, राइट। डेंजरस, फेस ऑफ मतलब क्या होता है, सामना करना, कन्फ्रंट करना, ठीक है, झड़प हो जाना। फेस ऑफ क्या होता है, आमना सामना। तो एक डेंजरस आमना सामना, उसकी बात कर रहे हैं। वॉशिंगटन एंड तेहरान, अब यहाँ पे कैपिटल्स लिखी हुई हैं, वॉशिंगटन किसकी है, यूएस की, तेहरान किसकी है, ईरान की, राइट। तो यूएस और ईरान शुड रिटर्न, शुड प्लस V1 मतलब ना प्लस चाहिए, तो यूएस और ईरान को क्या करना चाहिए, वापस आना चाहिए, किस पर, टू द टॉक्स टेबल, बातचीत की टेबल पे, यानी कि दोनों को वापस बातचीत करनी चाहिए। मच डिपेंड्स, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इन द लॉन्ग टर्म, लंबे समय में, किस पर, वेस्ट एशिया की स्टेबिलिटी पे। अब जैसा कि पिछले कुछ साल से, 1-2 साल से आप देख ही रहे हैं कि क्या हाल है वेस्ट एशिया में, ठीक है, कितनी इंस्टेबिलिटी मची हुई है, तो उसी पर बेस्ड ये आपका आर्टिकल है, पढ़ते हैं। देखिए, जस्ट ओवर 5 years अगो, केवल 5 साल पहले, द किलिंग ऑफ ईरान्स मोस्ट पावरफुल मिलिट्री कमांडर इन एन एयर स्ट्राइक ऑर्डर्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, देन इन हिज फर्स्ट टर्म थ्रेटन टू अनलीश फुल ब्लोन हॉस्टिलिटीज। फुल स्टॉप लगा, अब पहले मीनिंग समझते हैं। जस्ट ओवर 5 years अगो, ज़्यादा नहीं टाइम हुआ, 5 साल हुए हैं, ठीक है। द किलिंग, किसकी हत्या हुई, किलिंग मतलब हत्या किसकी, ईरान की मोस्ट पावरफुल मिलिट्री कमांडर की, एयर स्ट्राइक में हुई, जो कि ऑर्डर किया गया था। ये एयर स्ट्राइक ऑर्डर की गई थी किसके द्वारा, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। देन इन हिज फर्स्ट टर्म, कब किया गया था, तो उनका जो पहला टर्म था, अभी ये दूसरा टर्म है, ठीक है, बीच में जो बाइडन आए थे, तो उनका जो पहला टर्म था उस टाइम पे उन्होंने ये एयर स्ट्राइक ऑर्डर की थी, जिसमें मारे गए थे ये ईरान के मोस्ट पावरफुल मिलिट्री कमांडर। ओके, थ्रेटेंड, इस चीज़ ने खतरा पैदा कर दिया था, टू अनलीश, अनलीश मतलब खोल देना, एकदम बिल्कुल खुल के सामने आ जाना या फिर शुरू हो जाना, ठीक है। तो इसने खतरा पैदा कर दिया था किस चीज़ का, टू अनलीश फुल ब्लोन हॉस्टिलिटीज़, हॉस्टिलिटीज़ मतलब युद्ध, यानी कि एकदम पूरा युद्ध के धागे खुल जाएंगे, ठीक है, युद्ध के घोड़े खुल जाएंगे, चलो अब युद्ध करते हैं। ये जब हुआ था कि एयर स्ट्राइक की गई थी, तो ऐसा खतरा पैदा हो गया था कि युद्ध छिड़ सकता है। द असैसिनेशन मतलब पॉलिटिकल किलिंग, ठीक है, असैसिनेशन क्या होता है, पॉलिटिकल किलिंग होती है। ओके, तो असैसिनेशन किसका, कासिम सुलेमानी का। इफेक्टिवली एंडेड एनी प्रोस्पेक्ट, इफेक्टिवली प्रभावशाली रूप से ये जो किलिंग थी, इसने ख़त्म कर दिया किसी भी, किसको, प्रॉस्पेक्ट को। प्रॉस्पेक्ट मतलब पॉसिबिलिटी, संभावना, किसी भी प्रकार की संभावना को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। किस चीज़ की संभावना, ऑफ अ रिटर्न टू टॉक्स बिटवीन वाशिंगटन एंड तेहरान विथ रिस्पेक्ट टू द जॉइंट कोऑपरेशन प्लान ऑफ एक्शन वाइडली नोन एज ईरान न्यूक्लियर डील। तो क्या हो रहा था, बातचीत चल रही थी पहले तो यूएस और ईरान के बीच में, किस चीज़ पे, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे कि कॉमनली आप किस नाम से जानते हो, ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से जानते हो, ठीक है। तो ईरान न्यूक्लियर डील पे दोनों की बातें चल रही थी, उसी बीच क्या होता है कि यूएस एयर स्ट्राइक में ये सुलेमानी साहब को मार देते हैं, ठीक है। यूएस क्या करता है, सुलेमानी को मार देता है, असैसिनेशन कर देता है, जिसके बाद से हर एक संभावना जो है वो
गायब हो जाती है कि अब ये दोबारा कभी बात भी करेंगे इस मुद्दे पर। ओके, इस न्यूक्लियर डील पे कभी ये बात भी करेंगे। ट्रंप हैड ऑलरेडी विड्रॉन द यूएस फ्रॉम द डील इन 2018। ट्रंप ने पहले ही, हैड मतलब पास्ट ऑफ द पास्ट, ट्रंप ने पहले ही विड्रॉ कर लिया था यूएस को इस डील से। कब? 2018 में, क्लेमिंग दैट, ये क्लेम करते हुए कि इट फेल्ड, कि जो यूएस है वो असफल रहा क्या करने में? टू कर्टल, कर्टल मतलब कंट्रोल करना, कम करना या रेगुलेट करना, ठीक है, कर्ब करना, ठीक। तो कर्टल मतलब रोकने में वो असफल रहा था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, और इसलिए 2018 में जो यूएस है वो बाहर हो जाता है इस डील से। एंड द लेटर, अब ये लेटर क्या होता है समझिएगा। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, अगर हम यहाँ बात कर रहे थे यूएस की और ईरान की, ठीक है, तो एक होता है आपका फॉर्मर और एक होता है क्या? लेटर। दोनों ही आप दो लोगों के लिए यूज़ करते हो, दो लोगों के लिए फॉर्मर और लेटर आता है। अगर यूएस पहले है तो फॉर्मर कौन हुआ? यूएस हुआ, और ईरान बाद में लिखा हुआ है तो लेटर कौन हुआ? ईरान हुआ, ठीक है। यही मैं उल्टा कर देती तो फॉर्मर ईरान हो जाता और लेटर यूएस हो जाता, ठीक। और अगर दो से ज़्यादा लोग हैं तब आप क्या यूज़ करोगे? तब आप लिखोगे फर्स्ट पहले वाले के लिए और लास्ट आखिरी वाले के लिए। ओके, दो के लिए फॉर्मर लेटर, दो से ज़्यादा के लिए फर्स्ट और लास्ट, ठीक। तो अब कहता है एंड द लेटर, लेटर मतलब कौन? बाद वाला कौन है? ईरान। पहले हम ट्रम्प की बात कर रहे थे, यूएस की बात कर रहे थे, बाद में हमने ईरान की बात की है। ओके, सो जो लेटर है वो कंसिक्वेंटली बिगैन इग्नोरिंग द लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय द JCPOA। लेटर यानी ईरान ने कंसिक्वेंटली, रिजल्टेंटली क्या किया? उसके बाद उसने शुरू कर दिया इग्नोर करना उन लिमिटेशंस को जो उस पर लगाए गए थे, इम्पोज किए गए थे। किसके द्वारा? JCPOA के द्वारा। ओके, वाइल, जबकि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है फेल्ड टू अचीव अ ब्रेक थ्रू, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को कोई भी सफलता नहीं हाथ लगी। ब्रेक थ्रू मतलब क्या होता है? सफलता, यानी जो आपकी मोनोटनी को तोड़ दे। यानी भैया फेलियर चलता आ रहा था, फेलियर चलता रहा था, अचानक से कुछ अलग हो गया, यानी हम जीत गए, तो वो क्या हुआ? आपका ब्रेक थ्रू हो गया, सफलता हो गई, ठीक है। तो ब्रेक थ्रू मतलब सफलता। तो जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फेल रहा किसी ब्रेक थ्रू को अचीव करने में इन अ सरप्राइजिंग मूव लास्ट मंथ, ठीक है। यहाँ तक ये बात हुई कि जबकि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन था वो फेल रहा किसी सफलता को प्राप्त करने में, तो एक सरप्राइजिंग मूव हुआ पिछले महीने। क्या हुआ कि ट्रंप ने लिखा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी को। ओके, ट्रंप ने एक लेटर लिखा, बात लिखी, ठीक है, ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए, कॉलिंग फॉर, कॉल फॉर मतलब होता है डिमांड, ठीक है। उसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं चीज़ों को। डिमांड किया किस चीज़ का? रीनेगोशिएशंस का। क्या हो भैया, फिर से बातचीत करते हैं, फिर से थोड़े समझौते करते हैं। बट इन अ स्विफ्ट यू टर्न ऑन संडे, तो ये तो लिखा, लेकिन अचानक से इन्होंने यू टर्न लिया और संडे को यूएस प्रेसिडेंट वार्न करने लगते हैं, चेतावनी देते हैं किसको? ईरान को, कि ईरान कुड फेस बॉम्बिंग द लाइक्स ऑफ विच दे हैव नेवर सीन बिफोर, ठीक है। तो पहले तो इन्होंने खुद ही पत्र लिखा कि आओ भैया थोड़ा बातचीत करते हैं, फिर से एक बार समझौते करने की कोशिश करते हैं, और संडे को यू टर्न लेते हुए इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने कहा कि भैया देखो, अगर ईरान जल्दी ही किसी एग्रीमेंट पर नहीं आता है तो वो ऐसे बॉम्बिंग देखेगा जो उसने आज तक देखे नहीं है, ठीक है। बॉम्बिंग द लाइक्स ऑफ विच मतलब ऐसे तरह की बॉम्बिंग देखेगा जो उसने आज तक देखे ही नहीं है, ठीक है। तो इसने एक तरह से धमकी दी। तेहरान हैज स्टूड इट्स ग्राउंड इफ समवन स्टैंड्स हिज ग्राउंड, ठीक है। इसका मतलब होता है कि वो अपनी बात पे टिका हुआ है, ठीक है, अपनी चीज़ पे वो अड़ा है, अपनी बात पे टिका है। तो तेहरान जो है यानी ईरान जो है वो अपनी बात पे टिका हुआ था कि भैया तुमसे बात ही नहीं करनी हमको, ठीक है। उसने रिजेक्ट कर दिया डायरेक्ट नेगोशिएशंस विद द यूएस एंड प्लेस्ड इट्स मिसाइल आर्सेनल ऑन हाई अलर्ट। इसने क्या किया ईरान ने कि भाई हमें तुमसे डायरेक्ट नेगोशिएशंस करनी ही नहीं है, और अपने मिसाइल आर्सेनल को और उसने हाई अलर्ट पे रख दिया कि हो सकता है भैया पागल बुढ़ा बैठा हुआ है मिसाइल मार ही दे तो क्या करेंगे, ठीक है। विथ वेस्ट एशिया ऑलरेडी इनगल्फ्ड इन वॉर बिटवीन इजराइल एंड हमास एंड द यूएस एंड द हाउथीज इन यमन एक्सचेंजिंग फायर एज रिसेंटली एज 2 days ago, the intensifying US-Iran standoff risk plunging the region into further chaos. With वेस्ट एशिया आप देख रहे हो ऑलरेडी ये इनगल्फ इन है,
ठीक है, ऑलरेडी ये एक वॉर के मुंह में घुसा हुआ है ना, निगल चुका है वॉर इस पूरे वेस्ट एशिया को। किधर किधर, तो इसके एग्जाम्पल है, पहली बात तो भैया इसराइल और हमास का चल रहा है, और दूसरी तरफ यूएस और जो यमन के हाउथी रेबल हैं उनके बीच में चल रहा है। ठीक है, हाल फिलहाल में ये सारी चीज़ें वेस्ट एशिया में ऑलरेडी चल रही हैं। अब इसके बाद यूएस और ईरान का भी इधर टांका भिड़ जाए युद्ध के तौर पे ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये जो स्टैंड ऑफ है, यानी कि इनका ये जो बवाल है, झड़प चल रही है, तो ये रिस्क करेगा, किस चीज़ का रिस्क होगा, तो इस पूरे क्षेत्र को ये और केओस मतलब क्या होता है, डिसऑर्डर में डाल देगा। ठीक है, डिसऑर्डर में प्लंज कर देगा। प्लंज पूल आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, प्लंज मतलब डुबोना, तो इस पूरे क्षेत्र को डिसऑर्डर की तरफ लेके जाएगा, डिसऑर्डर में डुबो देगा। ओके, सो दिस वाज फर्स्ट पैसेज जिसमें आप अभी तक देख रहे थे इंट्रो कि हम बात क्यों कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में, तो थोड़ा सा हिस्ट्री देखा हमने और इसका थोड़ा प्रेजेंट देखा कि क्या बातें चल रही हैं। अब और आगे देखते हैं। अ फंक्शनल JCPOA इंश्योर्स दैट ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम रिमेन्स एक्टिव अंडर इंटरनेशनल ओवरसाइट एंड ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस। अब अगर देखो JCPOA डील हो तो नहीं पाई है ना, लेकिन अगर ये डील फंक्शनल होती, ये काम कर रही होती, तो ये इंश्योर करती क्या कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो एक्टिव रहे अंडर इंटरनेशनल ओवरसाइट। ओवरसी करना मतलब क्या होता है, नज़र बना के रखना। ठीक है, तो ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्टिव तो रहती और इंटरनेशनल नज़र में भी रहती, और जिसकी वजह से ये चीज़ होता कि हाँ भाई ये बस पीसफुल पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो न्यूक्लियर पावर लेके फिर अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे। ठीक है, तो बस पीसफुल पर्पसेस के लिए ये काम करते अगर JCPOA एक्टिव होता तो। इंडीड, दरअसल अ न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान कुड पोज अ सीरियस थ्रेट, और सच में अगर एक न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान बन जाता है तो वो पोज करेगा, यानी रखेगा, सामने रखेगा क्या, एक सीरियस थ्रेट मतलब खतरा, एक खतरा बन जाएगा पूरे वेस्ट एशिया की सिक्योरिटी के लिए। ईरान आफ्टर ऑल सीक्स टू अंडरमाइन व्हाट इट परसीव्स टू बी द US इजराइल डोमिनेटेड रीजनल ऑर्डर। ईरान आफ्टर ऑल चाहता क्या है, सीक्स मतलब क्या चाहता है, वो अंडरमाइन करना चाहता है किस चीज़ को, कि भाई देखो ईरान को ऐसा लगता है, वो ऐसा परसीव करता है, मतलब उसका ऐसा विश्वास है कि ये जो रीजनल ऑर्डर है वो पूरा वेस्ट एशिया का रीजन है वो US इजराइल डोमिनेटेड है। ईरान को वो पसंद नहीं है। ठीक है, तो वो चाहता है कि भाई हम ये चीज़ पहले यहाँ से ख़त्म करें। ठीक है, इनका ये जो डोमिनेशन है ये हमें नहीं चाहिए अपने क्षेत्र में। ठीक, एंड बीइंग आर्म्ड विथ न्यूक्लियर वेपन्स वुड ओनली रीइंफोर्स दीज ट्रेडिशनल नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स। और अगर ईरान, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, रीइंफोर्स करेगी, यानी मजबूत करेगी इन ट्रेडिशनल नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स को। क्या ईरान क्या चाहता है, भाई हमको नहीं चाहिए US इजराइल डोमिनेशन इस हमारे रीजन में। ठीक है, तो उसके खिलाफ फिर वो लड़ाई शुरू कर देगा कि भाई अब तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, अब तो हम बताएंगे तुमको। ठीक है, ओके। द मोस्ट प्रेसिंग कंसर्न इन द शॉर्ट टर्म, प्रेसिंग कंसर्न मतलब क्या समझते हो, प्रेसिंग मतलब दबाव, यानी दबाव डालने वाली चिंता की बात, यानी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चिंता है शॉर्ट टर्म में वो ये है, इज़ दैट ऑफ एन ईरान इजराइल न्यूक्लियर कंटेस्ट, कि ईरान और इजराइल के बीच में कोई न्यूक्लियर कंटेस्ट ना हो जाए, न्यूक्लियर प्रतिद्वंदिता ना हो जाए। बट इवन इफ दीज राइवल रीजनल पावर्स मैनेज टू अवॉइड डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट, इवन इफ मतलब क्या होता है, भले ही, लेकिन भले ही ये जो राइवल रीजनल पावर्स हैं वो अवॉइड कर लेती हैं डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट को, तो सिर्फ ये फैक्ट ही काफ़ी होगा, द मियर फैक्ट कि ईरान possesses न्यूक्लियर वेपन्स कुड इमर्ज ओवर द लॉन्ग टर्म एज अ सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी। भले ही देखो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में ये दोनों कंट्रीज़ ना आए, लेकिन अगर सिर्फ इसी फैक्ट को देखें कि भाई ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म में एक सोर्स ऑफ इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता का एक स्रोत हो जाएगा उस पूरे क्षेत्र के अंदर। क्योंकि सऊदी अरेबिया एंड अदर कंट्रीज इन द रीजन माइट परस्यू देयर ओन कैपेबिलिटीज लीडिंग टू अ डेंजरस रीजनल न्यूक्लियर आर्म्स रेस।
अगर ऐसा हो कि भाई ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है, तो अब आसपास के कंट्रीज़ भाई वो इनसिक्योर हो जाएंगी, ठीक। तो उसके बाद क्या हो सकता है, इस पूरे रीजन में मिलके ये लोग लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, रीजनल न्यूक्लियर आर्म्स रेस हो सकती है, ठीक है। लोग ये सोचेंगे यार इनके पास है तो हमारे पास क्यों नहीं है, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारे पड़ोसी ने कार खरीदी तो अब तुम सोचेंगे मेरे पास क्यों नहीं है, अब मैं पूरी ताकत लगा के भले कर्जे पे लूँ लेकिन अब मैं भी कार लेके आऊँगा, ठीक है। तो ये बवाल कट सकता है। दिस वॉज द सेकेंड पैराग्राफ, जिसमें हमने देखा कि जो ऊपर वाली हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन वाली बात थी उसका उसके क्या मायने हैं वो हमने देखा है। अब आखिरी में देखते हैं, आखिरी में कंक्लूजन देखने को आपको मिलेगा। वॉशिंगटन एंड तेहरान शुड रिटर्न टू द टेबल। यूएस है और ईरान है, इन्हें शुड रिटर्न, इन्हें ज़रूर आना चाहिए टेबल पे, टॉकिंग टेबल पे। गिवन दैट अगर हम ये मान लें कि ईरान हैज़ बीन ओपन अबाउट इट्स अनविलिंगनेस टू इंगेज इन डायरेक्ट नेगोशिएशंस, कि भाई ईरान सीधे कह रहा है यूएस से हमें सीधी सीधी बात करनी ही नहीं है, ठीक है, सीधी सीधी बात करनी ही नहीं है, तो फिर जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसे पूछना चाहिए, शुड आस्क इट्स की पार्टनर्स इन द गल्फ, ठीक है, पूछना चाहिए या कहना चाहिए अपने की पार्टनर्स इन द गल्फ से, यानी गल्फ में जो उसके की पार्टनर्स है यूएस के, उनसे यूएस को कहना चाहिए। कौन है की पार्टनर्स? रियाद हैं, अबू धाबी हैं। रियाद मतलब सऊदी अरेबिया, अबू धाबी मतलब यूएई। उनसे ट्रंप को कहना चाहिए कि भाई तुम ही बात कर लो हमारी तरफ से, हाँ, कह दो कि उसने सरफ पी लिया है, फिनाइल पी लिया है ठीक है। तो यूएस कह सकता है कि सऊदी अरेबिया है, यूएई है, जाओ यार तुम ही ईरान से बात कर लो हमारी तरफ से। द थ्रेट ऑफ बॉम्बिंग और इवन सेकेंडरी टैरिफ्स फॉर अ कंट्री हुज इकोनॉमी हैज़ बीन रावेज्ड बाय इंटरनेशनल सैंक्शंस फॉर ईयर्स डज नॉट बोड वेल फॉर अ फ्यूचर डील। अब अगर आप धमकियां दे रहे हो कि भैया तुम बातचीत हमसे नहीं करोगे तो बम मार देंगे तुम्हारे ऊपर, या फिर तुम कह रहे हो रुको अभी तुम पे और टैरिफ लगाऊंगा मैं और सैंक्शंस लगाऊंगा, तो आप एक ऐसी कंट्री से बोल रहे हो ये बातें जिसकी इकॉनमी ऑलरेडी तबाह है, तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके पास खोने के लिए कुछ है ही कहाँ, ठीक है। तो अगर आप ऐसे धमकियाँ दोगे उसको तो फिर तो ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है फ्यूचर डील के लिए, ठीक है। तेहरान टू, ईरान भी स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम कोऑपरेटिंग। ईरान को भी ये समझना चाहिए कि भाई अगर वो सहयोग करेगा, बातचीत करेगा तो उससे उसका ही फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि बातचीत करेगा तो हो सकता है उस पर जो सैंक्शंस लगे हैं वो उठ जाएंगे, हट जाएंगे, ठीक है। और अगर सैंक्शंस हट जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, वो अपना जो ऑयल है और गैस है उसको फ्रीली बेच सकता है। सैंक्शंस नहीं होंगे तो वो बेचेगा तो इवेंचुअली क्या होगा, उसके पास रिवेन्यू आएगा, ठीक है, जो कि अभी के टाइम में मच नीडेड है। अब बीच में मैंने एक क्लॉज छोड़ा, क्या, सैंक्शंस के बाद ये देखिए क्या लिखा है, सैंक्शंस दैट वर, अरे भाई ये कैसा चल गया भाई, रुको, लेट मी चेंज माय हाइलाइटर, हाँ, सैंक्शंस जो कि इम्पोज हुए थे इन रिस्पॉन्स टू इट्स कंटिन्यूड इलिसिट न्यूक्लियर एक्टिविटीज़, ठीक है, यहाँ तक। The lifting of sanctions would allow it to sell oil and gas freely। यहाँ तक ये एक आपकी एक क्लॉज थी। दूसरी क्या है, that were imposed, that मतलब कौन, sanctions जो कि लगाए गए थे in response to its continued illicit nuclear activities। illicit मतलब जो अवैध इसकी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ थी उसके खिलाफ इस पर काफ़ी sanctions लगाए गए थे, ठीक है। तो वो sanctions अगर हट जाएंगे तो भाई अपना तेल और गैस दोनों बेच सकता है, जिससे रेवेन्यू आएगा जो कि अभी के टाइम में बहुत नीडेड है उनको, ठीक है, which is much needed। The stability of the global oil markets depend on West Asia। अब अगर आप ग्लोबल ऑयल मार्केट की स्टेबिलिटी की बात करो तो ये स्थिरता किस पर डिपेंड करती है, वेस्ट एशिया की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। जैसा आपने देखा होगा जब उधर युद्ध छिड़ता है तब हमारे तेल के दाम बढ़ जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, तो पक्के तौर पे वहाँ पे जो ग्लोबल ऑयल मार्केट है उसमें दाम ऊपर ही जाएंगे, ठीक है। अब इंडिया के लिए इसका क्या मीनिंग है भाई, हम इतना सब क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, दूसरों के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अपने लिए पढ़ रहे हैं। तो इंडिया जिसका डिपेंडेंस किस पे है, इम्पोर्टेड ऑयल पे बहुत ज़्यादा है, वुड नॉट वांट एन एस्केलेशन, वो चाहेगा नहीं कि कोई एस्केलेशन हो इस मुद्दे में। एस्केलेशन मतलब अगर कोई झड़प है तो उस झड़प में कोई बढ़ोतरी हो कि भैया तुम युद्ध ही लड़ लो, हम नहीं चाहेंगे ऐसा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो प्राइसेस जो हैं वो शूट अप हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, ठीक है। और इस रीजन में जो कन्फ्लिक्ट है, अगर मतभेद है, अगर झड़प होती है, लड़ाई होती है इस रीजन में, तो टेक्स अ मच वाइडर टोल। टेक अ टोल का मतलब क्या होता है? टेक अ टोल मतलब
भाई भारी नुकसान होगा, ठीक है, भुगतना पड़ेगा हमको अगर ऐसा कुछ हो जाता तो। टेक अ टोल मतलब भारी नुकसान होना, ओके। तो या फिर जिसे बोलते हो भारी पड़ेगा आपको, ओके। चलो, तो दिस वाज द पैसेज। आई होप मीनिंग आपको क्लियर हुई होगी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको ये समझाने की, ओके। तो पैसेज हो गया, अब आते हैं ज़रा 5 क्वेश्चंस पे। ईजी ही हैं लेकिन देखते हैं, ओके। What was one of the major reasons for the breakdown of talks between Washington and Tehran? ओके, तो मेजर रीजंस में से एक कौन था, ठीक है, जिसकी वजह से जो ये टॉक्स थी वो रुक गई वॉशिंगटन और तेहरान के बीच में। नंबर 1, ईरान का रिफ्यूजल टू इंगेज विद द यूएन। यूएन है, यूएस नहीं है, ध्यान रखना। द असैसिनेशन ऑफ कासिम सुलेमानी, द कोलैप्स ऑफ ईरानियन इकोनॉमी, इजराइल का इंटरवेंशन इन द नेगोशिएशंस। क्या बात थी भैया, कासिम सुलेमानी को उन्होंने मार दिया था, उसके बाद से बातें रुक गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाई डिड डोनाल्ड ट्रंप विड्रॉ द यूएस फ्रॉम JCPOA इन 2018? तो 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों विड्रॉ कर लिया था यूएस को? ही बिलीव्ड ईरान हैड ऑलरेडी डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन्स, इसलिए कर लिया था। ही क्लेम्ड दैट द डील फेल्ड टू कर्ब ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। The US wanted to improve relation with Saudi Arabia instead, या ईरान violated the term of deal by engaging in missile testing। तो हमने लिखा नहीं था, हमने पढ़ा था। यहाँ देखिए लिखा हुआ claiming that it failed to curtail its ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। तो ये कंट्रोल करने में फेल हो गए थे, इसलिए क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 3 कहता है व्हाट रिसेंट एक्शन डिड डोनाल्ड ट्रंप टेक इन रिगार्ड टू ईरान एज मेंशन्ड इन द पैसेज। रिसेंट एक्शन में क्या आपने देखा, रिसेंट एक्शन में उन्होंने क्या किया है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनको लिखा कि भैया आओ फिर से बातें करते हैं, और अगर बात नहीं करोगे तो बम में बम मारेंगे तुम पे, ठीक है। तो क्या होगा, ही कॉल्ड फॉर रीनेगोशिएशन विथ ईरान सुप्रीम लीडर, ही अप्रूव्ड अ न्यूक्लियर डील। अच्छा, ही ऑर्डर अनदर एयर स्ट्राइक। अभी ऑर्डर नहीं किया, अभी तो बस उन्होंने धमकी दी है ना, ऑर्डर थोड़ी किया है। ही अग्रीड टू ईज सैंक्शन ऑन ईरान। तो अभी बात नहीं हुई है कि हम तुम पे सैंक्शन हटाएंगे, ठीक है, रीनेगोशिएशन के लिए लिखा था। चौथा कहता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द मोस्ट प्रेसिंग कंसर्न इन शॉर्ट टर्म फॉर वेस्ट एशिया? यूएस लेड इन्वेजन ऑफ ईरान, पोटेंशियल ईरान इजराइल न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट, डायरेक्ट मिलिट्री क्लैश बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान, या फिर ईरान का ग्रोइंग इकोनॉमिक टाइज विद चाइना। तो अभी के तौर पे मोस्ट प्रेसिंग कंसर्न क्या है शॉर्ट टर्म के लिए, वो क्या है, पोटेंशियल ईरान इजराइल न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट, ठीक है। यहाँ अभी आपने देखा था प्रेसिंग कंसर्न कहाँ गया, शॉर्ट टर्म इज दैट ऑफ एन ईरान इजराइल न्यूक्लियर कंटेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, आखिरी क्वेश्चन, हाउ कुड लिफ्टिंग सैंक्शन बेनिफिट तेहरान अकॉर्डिंग टू द पैसेज? इट वुड अलाउ ईरान टू रिज्यूम इट्स न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम, ईरान वुड बी एबल टू सेल ऑयल एंड गैस फ्रीली बूस्टिंग रेवेन्यू, इट वुड इम्प्रूव ईरान्स रिलेशनशिप विथ यूएस एंड इजराइल, या ईरान वुड रिसीव मिलिट्री एड फ्रॉम रशिया। ये क्या लिखा हुआ था भैया जी कि सैंक्शंस हटेंगे तो ये अपना तेल और गैस अच्छे से बेच सकते हैं, जिससे रेवेन्यू आएगा विच इज़ मच नीडेड। सो इसी के साथ आज का ये पैसेज होता है ख़त्म। आई होप चीज़ें समझ आई होंगी, अगर समझ आई हैं तो फिर प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड अगर नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके जो बगल में बेल नोटिफिकेशन वाला आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।